दोस्तों म्यांमार इज इन बिग ट्रबल। एक तरफ पूरे देश में सिविल वॉर का हालात है तो दूसरी ओर 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने रिसेंटली पूरे देश में तबाही मचा दी है और इस कारण से एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज के वक्त में म्यांमार में देखा जा सकता है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या म्यांमार की जनता मिलिट्री ने इन सारे इवेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी समझा है? बिकॉज देखो म्यांमार में वहां के आम लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे इस अर्थक्वेक से कि यहां एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया मिलिट्री ने। और फिर इन सब के अलावा यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यह भी उठता है कि रशिया, चाइना एंड यूएसए का यहां क्या इन्वॉल्वमेंट है। और फिर हाल ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने क्या कहा विद रेस्पेक्ट टू अराकान आर्मी। तो आइए इन सारे इवेंट्स को हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और एज सच ये सारा इवेंट म्यांमार को किस दिशा में लेकर जा सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. Ab offline हो या online, we are the lifeline. नाउ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज द मैप ऑफ म्यांमार एंड दिस मैप इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द टॉपिक हाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर म्यांमार की बाउंड्री जो है ये बांग्लादेश के साथ, देन इंडिया के साथ, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी रहती है जो एक कॉमन एथनिक कम्युनिटी है बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको चाइना दिखेगा, चाइना के साथ में एक अच्छा खासा बड़ा बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार। नीचे लॉस है एंड देन थाईलैंड है। नाउ अब चीजें चल क्या रही हैं म्यांमार में? देखो करेंटली म्यांमार में सिविल वॉर का कंडीशन है, सिविल वॉर हो रखा है। और किस लिए हो रखा है? बिकॉज 2021 में हुआ था कूप, मिलिट्री कूप, जहां पर म्यांमार में इनकी मिलिट्री ने अपना कंट्रोल बना लिया। मतलब यहां पर फिलहाल तो मिलिट्री जनता का कंट्रोल है। लेकिन पिछले 4 साल में कई सारी चीजें बदल भी गई हैं। वो क्या बदली हैं कि यहां पर आपको एक तरीके से राइट्स देखने को मिला है कई सारे एंटी मिलिट्री ग्रुप्स का, एंटी मिलिट्री ग्रुप्स का। अब ये एंटी मिलिट्री ग्रुप्स को हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक तरफ वो सारे मिलिट्री ग्रुप्स है, एंटी मिलिट्री ग्रुप्स है जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स है, एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं। ये एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स कौन है? तो देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा कई सारे इस तरह कम्युनिटीज जैसे कि रखाइन, चीन, राइट। तो यहां पर सान, कारिन, तो ये वो कम्युनिटीज हैं जो ये मानती है कि ओवरऑल हमें म्यांमार में यहां प्रताड़ा गया है, म्यांमार में हमें प्रताड़ा गया है और हम अपनी और कहीं ना कहीं ऑटोनोमस रीजन की डिमांड कर रहे हैं। हम खुद की अपनी एक ऑटोनोमस रीजन बनाना चाहते हैं। तो आपको यहां पर अराकान मिल जाएंगे और ठीक इसके बगल में ही आपको नेबर्स में चिन लोग मिलेंगे। और चिन लोग आज के वक्त में डिमांड कर रहे हैं अपनी खुद की ऑटोनोमस रीजन की, कि हमें अपनी खुद की ऑटोनोमस रीजन चाहिए। और यहां पर कंटिन्यूअसली रिवॉल्ट चल रहा है, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन म्यांमार मिलिट्री एंड द चिन कम्युनिटी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले वो हैं जो एथनिक ग्रुप वाले हैं, दूसरे वो हैं जो रेजिस्टेंस ग्रुप वाले हैं। अब रेजिस्टेंस वाले कौन है? यहां पर आपको मिलेंगे वो लोग जो एक्चुअली 2021 का कूप का विरोध कर रहे हैं। ये ग्रुप्स बने हैं 2021 के बाद। जैसे कि आपको यहां पर पीडीएफ दिखता है। पीडीएफ इज एक्चुअली पीपल डेमोक्रेटिक फोर्स, जो चाहते हैं कि म्यांमार में दोबारा से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो। जो लोगों का राइट्स हनन हुआ है, लोगों के पास में आज राइट्स नहीं है, प्रॉपर शेल्टर्स नहीं है, देश का आज बेड़ा गर्क हो रखा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं सुधरे। और इसलिए यहां पर ये पीडीएफ, जैसे कि आपको यहां पर दिखेंगे एग्जांपल के लिए रखाइन स्टेट में आपको रखाइन ग्रुप, रखाइन मिलिट्री दिखेगा आपको। तो ये वो फ्रंट है जो अभी रिसेंट टाइम में अराकान आर्मी ले लो जैसे कि एग्जांपल, अराकान आर्मी। तो अराकान आर्मी इसका क्लासिक एग्जांपल है जहां पर आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, राइट, कई सारे जो वो सिटीजन्स है जो कहीं ना कहीं गुस्से में है, जो कुछ भी मिलिट्री जनता ने उनके साथ किया है, तो ये लोग कंटिन्यूअसली ज्वाइन कर रहे हैं। और पिछले 4 साल में ये भी चीज बदला है कि कंटिन्यूअसली इनके पास में आर्म्स आया है। ये बहुत हैवीली आज के वक्त में आर्म्स कंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर मिलिट्री जनता को काफी मुश्किल हो गया है अपना कंट्रोल रख पाना। और आज नौबत इस हाल तक आ पहुंचा है दैट वील हैव टू से दिस दैट म्यांमार इज नाउ एट द वर्ड्स ऑफ स्टेट फेलियर अगेन। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज 79% का जो होल्ड है ये इन एथनिक ग्रुप्स और रेजिस्टेंस ग्रुप के पास आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये आपस में यूनाइटेड नहीं है, ये आपस में ऑलरेडी बटे हुए हैं। सब अपने अपने रीजन की यहां पर ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं, ये खुद को एक साथ नहीं करते हैं। और यहां पर इसी का फायदा कई बार मिलिट्री जनता उठाता है। यहां पर ये
अलग अलग करके लड़ते हैं और कई बार तो ये दो कम्युनिटी आपस में भी लड़ती है, एक ग्रुप आपस में भी लड़ते रहते हैं, राइट। तो आज के वक्त में हालात ये है कि 21% का सिर्फ होल्ड एज सच मिलिट्री जनता के पास में है। तो क्या ये यहां पर आपको फेलियर दिख सकता है इन फ्यूचर? यहां पर क्या दोबारा से कूप या फिर दोबारा से आपको कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि तख्ता पलट होते हुए दिख सकता है? लेकिन ये होगी फ्यूचर में अगर यहां पर कंटिन्यूअसली ये जो आपका रेबल फोर्सेस है ये अगर स्ट्रेंथ हो जाती, इनको अगर कहीं ना कहीं मजबूती मिलता है, देन इट इज पॉसिबल। लेकिन अभी के लिए फिलहाल देखो जो जनता मिलिट्री है ये कंटिन्यूअसली अटैक्स कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इनको सपोर्ट भी है बाहर के प्लेयर्स का, राइट। आपको यहां पर चाइना डबल स्टैंडर्ड की तरह से प्ले करता है, विल डिस्कस हाउ। यहां पर यूएसए का क्या रोल है, यहां पर ओवरऑल रशिया का क्या हैंड है, राइट। तो एज सच विल डिस्कस ऑल दिस एंड इवन रिसेंटली बांग्लादेश का भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखेगा। अब देखो पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में काफी सारी एक्टिविटीज अराकान आर्मी के द्वारा किया जा रहा था। तो इस पर जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के जनरल वकार उज़्ज़मा, इन्होंने क्लियरली कहा है कि देखो अभी हम किसी भी किस्म के हड़बड़ी में नहीं है, हम किसी भी किस्म की अभी सैन्य आप कह सकते हो कार्रवाई करने वाले नहीं है, हम अभी वेट करेंगे। मतलब अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बांग्लादेश की आर्मी इन्वॉल्व हो सकती है डायरेक्टली। हालांकि बातें चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि बैकडोर यहां पर यूएस और बांग्लादेश की गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं सपोर्ट के बारे में कि भाई कैसे भी करके क्या यहां पर अराकान आर्मी के खिलाफ अटैक किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बांग्लादेश ने रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया है कि वो अगर अराकान आर्मी की तरफ से लगातार एस्केलेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली वो यहां पर अटैक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ दीज थ्री बिग प्लेयर्स। एक तरफ आपको रशिया दिखता है, देन यूएसए एंड चाइना। इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है म्यांमार में, इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इनका अपना इंटरेस्ट है और इसी हिसाब से एज सच इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स भी शेप होती है, क्योंकि एज सच जब हम चाइना की बात करते हैं तो इनका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, प्लस इसके साथ जिस तरीके से ये कंटिन्यूसली बे ऑफ बंगाल में अपनी होल्ड बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ये इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इससे समझ में आता है कि चाइना एक बैक डोर ढूंढ रहा है बे ऑफ बंगाल में अपनी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए और इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो डेफिनेटली चाइना का यहाँ पर दो कहीं ना कहीं मोटिव, एक तो जियोपॉलिटिकल मोटिव ही है, उसके साथ में बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार। अब हाल ही हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से ये एक्चुअली रखाइन स्टेट में अपना एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस बना रहे थे, लेकिन हालांकि अराकान आर्मी ने बहुत ह्यूज अटैक किया, जहां पर हम जब देखते हैं कि यहां पर चाइना ने एक्चुअली मदद मांगी है मिलिट्री जनता से कि भाई आप आकर हमें हेल्प करो, और इस वजह से हम देखते हैं कि कई बार चाइना सपोर्ट करता है डायरेक्टली म्यांमार की मिलिट्री को। दूसरी तरफ में रशिया की जब बात करते हैं तो देखो रशिया खुलम खुला यहां पर सपोर्ट करता है म्यांमार की मिलिट्री को, जनता मिलिट्री को, कि भाई आप हमारे अच्छे फ्रेंड है। और अक्सर हमने देखा है कि इवन रशिया ने यूएन में भी वोट किया है पक्ष में मिलिट्री जनता के। एंड इसे समझ में आता है क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की बात हो या आर्म्स की बात हो, एंड इवन पिछले महीने ही यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील भी साइन हुई है बिटवीन रशिया एंड म्यांमार, खास करके म्यांमार की जो जनता मिलिट्री है उनके बीच में। तो इसे समझ में आता है कि रशिया और चाइना काफी ज्यादा फेवर में है विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार जनता मिलिट्री। दूसरी तरफ में बात अब यूएस की करते हैं, तो यूएस देखो कंटिन्यूसली यही चाहता है कि कैसे भी करके म्यांमार में एक बड़ा ट्रांजिशन है, और इसका एग्जाम्पल दिखता है हमें कि 2012 से लेके अब तक करंट सिनेरियो तक जब हम बात करते हैं तो एज सच अबाउट 1.2 बिलियन डॉलर्स का कहीं ना कहीं खर्च कर चुका है ताकि यहां पर अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आ जाए म्यांमार में। तो डेफिनेटली यहां पर यूएसए एडवोकेट करता है इस चीज को, हालांकि यहां पर एक बैकडोर से मदद प्रोवाइड करता है, खास करके जितने भी यहां रेबल ग्रुप्स है या एथनिक ग्रुप्स हैं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली मदद करता है यूएसए। तो एज सच ये तीनों ही प्लेयर्स का अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली म्यांमार, आज के वक्त जब जो हम नीड के बारे में बात करें, देखो आज एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो इस वक्त में पूरी दुनिया से मदद आ रही है। डेफिनेटली इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया, जहां पर हम अपने जितने भी खास करके आप मेडिकल एड्स के बारे में बात कर लो या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज है, राइट, फूड हो गया या फिर शेल्टर्स हो गया, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं आज के वक्त में, वहां पर टेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इन सबके साथ देखो ये भी जरूरी है कि वहां की करंट गवर्नमेंट का क्या करंटली स्टेप है, और अगर इसी तरीके से बॉम्बिंग एंड एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यूसली होते रहेंगे तो दिस इज नॉट गुड फॉर म्यांमार। और कहीं ना कहीं देखो हालांकि अभी ये खबर आई है कि एज सच म्यांमार में जो मिलिट्री है इन्होंने फिलहाल के लिए सीज फायर डिक्लेयर किया है ताकि रिलीफ वर्क अच्छे से हो सके। एंड डेफिनेटली ये टेम्पररी है और आगे आपको फिर से वापस ये सिविल वॉर लाइक कंडीशन देखने को मिलेगा। तो आने वाले वक्त में म्यांमार से कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, कई सारे अपडेट्स आएंगे, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।